नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम चर्चा में, जिसमें हम आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिए गए बड़े फैसलों की, जिनमें बेहद अहम है जल जीवन मिशन 2.0, जिसकी अवधि दिसंबर 2028 तक बढ़ा दी गई है। साथ ही तमिलनाडु के मदुरै हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित करने को भी मंजूरी मिल गई है और पश्चिम बंगाल और झारखंड के 5 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। तो इन सभी योजनाओं से किस तरह से आधारभूत विकास के साथ साथ कनेक्टिविटी से विकास को मिल रही है, रफ्तार करेंगे चर्चा। मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में 8,80,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 बड़ी परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई। आज के कैबिनेट 6 बड़े डिस्कशंस हुए हैं, फैसले लिए गए। करीब 8,80,000 करोड़ रुपए के सारे फैसले हैं ये। सबसे बड़ा फैसला जल जीवन मिशन 2.0, सेकेंड मदुरई एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर करना, थर्ड पश्चिम बंगाल में संतरागाछी से खड़गपुर 4th रेलवे लाइन बनाना, चौथा प्रोजेक्ट आज जो अप्रूव हुआ वो सैंथिया से पाकुर, ये मध्य बंगाल है, पश्चिम बंगाल का, नॉर्थ बंगाल, साउथ बंगाल, बीच में जो मिडिल वाला पार्ट है, सैंथिया पाकुर 4th लाइन। फिर मध्य प्रदेश में बदनवार से थांडला तिमरवानी, इसके 4 लेनिंग का काम हाईवे में, और जेवर एयरपोर्ट की फरीदाबाद वाली साइड से कनेक्टिविटी। ये 6 आज बड़े फैसले लिए गए कैबिनेट में। इस बैठक में जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी मिल गई है। जल जीवन मिशन 13 करोड़ परिवारों तक पहुंचा है और अब इसे और आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है, जो अपने आप में बेहद अहम है। जल जीवन मिशन एक ऐसा कार्यक्रम है, ऐसा प्रोग्राम है जो भागीरथी प्रोग्राम कहा जाए तो वो वैसा बड़ा प्रोग्राम है। इसका जो सबसे बड़ा मेजर थ्रस्ट है इंक्लूसिव ग्रोथ का, कैसे सोसाइटी के, समाज के हर वर्ग तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचे। इस जल जीवन मिशन का आज 2.0 वर्जन अप्रूव हुआ। 1.0 वर्जन इतना महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, करीब 13 करोड़ परिवारों तक पहुंचा नल से जल। जो इसका एलोकेशन है वो बढ़ा के 8,70,000 करोड़ कर दिया गया है। बहुत बड़ा फोकस रहेगा कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना। और कैबिनेट ने मदुरै एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का भी ऐलान किया है। मदुरै एक प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र है। इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलने के बाद न केवल विदेशी पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को आसानी होगी, बल्कि स्थानीय व्यापारी भी, उनको भी बढ़ोतरी मिलेगी, उनका व्यापार बढ़ेगा, एक्सपोर्ट को बड़ी मजबूती मिलेगी। इसके अलावा सांतरागाछी, खड़गपुर और सैंथिया पाकुर के बीच 4थी लाइन बिछाने का ऐलान किया गया है। इसके लिए 5 साल में 2,905 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। तो अपने आप में ये बड़े फैसले हैं और दिखाते हैं किस तरह से। आज का दूसरा बड़ा फैसला है संतरागाछी खड़गपुर 4th लाइन। ये रेलवे का प्रोजेक्ट है। संतरागाछी कोलकाता शहर के अंदर जो 4 बड़े स्टेशन है उसमें से एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है। बड़ा इसका डेवलपमेंट भी स्टेशन का बहुत हो रहा है। 6 फ्लोर का स्टेशन बन रहा है कंप्लीट। ये इस कोलकाता रीजन से ऑलरेडी 3 लाइन्स है खड़गपुर तक, ऑलरेडी 3 लाइन्स है खड़गपुर तक, और ये 4th लाइन बनेगी। तो 4th लाइन बनने से कनेक्टिविटी टू मुंबई और कनेक्टिविटी टू चेन्नई, ये दोनों की दोनों इंप्रूव होगी। करीब 2,905 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा और 111 किलोमीटर का रूट लेंथ है इसका। ओवरऑल इस 4th लाइन के बनने से इस रूट पे करीब 50 नई ट्रेन सर्विसेज चल पाएंगी, जो कि मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर, सबअर्बन की कैटेगरी में होंगी। और इन्हीं फैसलों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रोफेसर मनोज चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाइस चांसलर हैं गतिशक्ति
विश्वविद्यालय के, और कमल किशोर सोना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिशन डायरेक्टर जल जीवन मिशन, और श्यामल सरकार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के। अपने तीनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। कमल किशोर जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, अपने आप में ये जो 2.0 मिशन है, जल जीवन मिशन, अपने आप में कितना महत्वाकांक्षी है और अभी तक जो ये उपलब्धिपूर्ण रहा है, किस तरह से और भी ज़्यादा इसे, जिस तरह से हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये एक भागीरथ प्रयास है और एक इंक्लूसिव ग्रोथ जो है उसका इसे एक मिसाल कही जा सकती है, उसके लिए कितना महत्वपूर्ण ये है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जब जल जीवन मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2019 को प्रारंभ किया था, उस समय से ही यह अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना रही है। यह कल्पना करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि देश के प्रत्येक गांव के प्रत्येक परिवार को बगैर किसी अंतर के पाइप वाटर सप्लाई उपलब्ध कराने का निर्णय इस देश के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, ये कल्पना की जा सकती है। और यदि 20 करोड़ ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल नियमित रूप से उपलब्ध कराने की योजना है, तो लगभग 80 करोड़ व्यक्तियों को इसका सीधा लाभ प्राप्त होता है। इस उद्देश्य से इस योजना का प्रारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, जो अत्यंत ही महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजना रही है। इस योजना से अगर सबसे पहले और सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो वो हमारी महिलाओं को हुआ है, माताओं बहनों को हुआ है, क्योंकि पहले उनको पानी लाने के लिए दूर तक का सफर तय करना पड़ता था, जिससे उनका न सिर्फ समय व्यर्थ होता था, बल्कि पढ़ाई लिखाई के लिए भी बच्चों को, महिलाओं को समय नहीं मिलता था, बच्चों की देखभाल के लिए समय नहीं मिलता था। तो विगत 6 वर्षों में इस दिशा में अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। जो हमारा जो अध्ययन हुआ है, जो विश्व बैंक के माध्यम से हुआ है, उसमें ये जानकारी मिली है कि लगभग 9 करोड़ महिलाओं को इस योजना के माध्यम से अब राहत प्राप्त हुई है। अब उनको उतनी दूरी चलने की आवश्यकता नहीं होती है, अन्यथा उन्हें उतनी दूरी तय करनी पड़ती थी। तो जो सबसे पहला लाभ हुआ है, हमारी माताओं को हुआ है, उन्हें दूरी कम चलनी पड़ती है या नहीं चलनी पड़ती है, और स्वच्छ पेयजल अब उनको उपलब्ध हो रहा है। इस मिशन में अभी तक हम लोगों ने 2019 से 24 तक लगभग 12.5 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाया है, और अभी लगभग 4 करोड़ परिवारों को और लाभ पहुंचाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इन सभी परिवारों को नियमित रूप से अगले 25 से 30 साल तक नियमित रूप से स्वच्छ जल मिले, इसकी व्यवस्था की जानी है, जो एक महत्वपूर्ण चुनौती है। और हम सभी जानते हैं कि जो पानी का विषय है वो राज्य सरकारों के माध्यम से संपन्न किया जाता है, और भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस मिशन में जो अभी जो एक्सटेंशन दिया जा रहा है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका समुदाय की है। बिल्कुल। जो हमारा ग्रामीण परिवार है, उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी पंचायतें हैं, हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, क्योंकि कोई भी व्यवस्था सरकार बना देगी, लेकिन उसको चलाने के लिए जब बिल्कुल, तक उनकी जो भागीदारी है वो सुनिश्चित की गई है। वो सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसीलिए इसको फोकस करते हुए पंचायतों को, समुदायों को, उनके नेतृत्व में इन योजनाओं को आगे संचालित किया जाना है, उन्हें मजबूती से आगे किया जाना है। यह इस बिल्कुल, ये मिशन अपने आप में का बहुत महत्वपूर्ण है। श्यामल जी, आपसे समझना चाहेंगे, कितना महत्वाकांक्षी लक्ष्य ये रखा गया है जेजेएम 2.0 की जब हम बात करते हैं, और जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो ग्राम पंचायतें हैं या ग्रास रूट पर जो वहाँ पर गांव में रहने वाले लोग हैं, आबादी हैं, उनकी जो भागीदारी है वो सुनिश्चित कराई इसमें की जाएगी। तो ये अपने आप में इसको कितना महत्वपूर्ण, कितना मजबूत बनाएगा। और साथ ही डिजिटल फ्रेमवर्क के अंदर भी ये आ रहा है, सुजलाम भारत आईडी जो है वो दी जाएगी। ये अपने आप में इसको कितना और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा लोगों की रीच में बना देता है? देखिए, पानी पानी सारे आदमी को बहुत जरूरी है। हमारा लाइफ का जो जो ये है, उनको विद पानी बहुत जरूरी है। तो गांव में हमारा पॉपुलेशन बहुत है, शहर के अलावा गांव में बहुत है। और ये जो जल जीवन मिशन का जो पहले वाला जो स्कीम था, 55 लीटर्स पर डे,
जो हाउस होल्ड में देना हमारा प्रोग्राम था एंड अभी भी है। तो अभी जो सिचुएशन है, जब एज ऑन टुडे हमारा हाउस होल्ड का फिगर है 19 करोड़ और हमने 3.5 करोड़ हाउस होल्ड, रूरल हाउस होल्ड, इसका अभी पानी नहीं, पाइप वाटर नहीं दिया गया है। तो आप अगर रूरल एरिया में पानी नहीं है तो आदमी पानी कैसे मिल रहा है? इसके लिए हमारा आइडिया है दैट गांव में पानी मिलने के लिए जो लेडीज है, मदर है एंड गर्ल्स है, दे गो टू लॉन्ग डिस्टेंस, दे ब्रिंग वाटर एंड द वाटर जो मिलता है वो कॉन्टामिनेटेड वाटर मिलता है। तो इसका वो हेल्थ का इम्पैक्ट बहुत है। अगर कॉन्टामिनेटेड वाटर मिलना, पानी पीना है, तो इसका हेल्थ अफेक्टेड है। तो जो जल जीवन मिशन का हर घर जल जो प्रोग्राम है, जो जन आंदोलन हिसाब से जा रहा है, इसका आइडिया बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो 3.5 करोड़ हाउस होल्ड, रूरल हाउस होल्ड को जो पानी नहीं मिल रहा है, इसमें 5 स्टेट का सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल केरला 54% मिला है, रिमेनिंग जो नहीं मिला है अभी तक, पाइप वाटर नहीं मिला। दे आर हैविंग वाटर थ्रू सम डिफरेंट मीन्स, बट पाइप वाटर नहीं मिला। तो ये जो सिचुएशन है, जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन हमारा मिलना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हमारा जो आइडिया है, हमारा जो नोमेनक्लेचर है, जो गवर्नमेंट जो स्कीम बढ़ाया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये स्कीम ओनली पाइप नहीं है, ये सर्विस का बहुत डिलीवरी है। सर्विस जो है, सर्विस करना पड़ेगा, और सर्विस के लिए गवर्नमेंट का जो मॉनेटरी बेनिफिट दिया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, कई मायनों में ये बेहद महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर मनोज चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर चौधरी, आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं या आधारभूत विकास परियोजनाओं की बात करते हैं, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हवाई और रोड कनेक्टिविटी को लेकर भी बेहद महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सबसे पहले मदुरै एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का ऐलान, ये अपने आप में किस तरह से आमूलचूल परिवर्तन करेगा, चाहे हम सांस्कृतिक पहचान के विकास की बात करें या फिर ट्रेड की बात करें, व्यापार की बात करें या कनेक्टिविटी से बढ़ते जीवन स्तर की बात करें? धन्यवाद। सबसे पहले तो राजस्थान के रेगिस्तान में जन्मे पले बड़े इंसान के नाते मैं जल जीवन मिशन का आज की जो घोषणा है, नल से जल के बेसिस पे जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, उसकी महत्ता को बहुत अच्छी तरह जानता हूं और इसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुशी की अनुभूति कर रहा हूं। मदुरै एयरपोर्ट की जो आपने बात किया, जब भी कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है तो नेचुरली उससे हमारे एक्सपोर्ट के प्रोस्पेक्ट्स बढ़ते हैं। मदुरै एक स्पिरिचुअल प्लेस है, रिलीजियस प्लेस है, मीनाक्षी टेम्पल वर्ल्ड फेमस है। जब तो एक तरह से भारत बढ़ते हुए, विकसित होते हुए भारत की विरासत को अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का होना भी बहुत जरूरी है। तीसरा, इसके थ्रू जो फ्रेट मूवमेंट, हालांकि एयर कार्गो, बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के मैकेनिज्म हो, जैसे रेलवे हो, हाईवे हो या कार्गो हो या एयर हो। एयर माना कि काफी महंगा होता है, प्रति टन प्रति किलोमीटर 72 रुपए लगता है, रेलवे में 1 रुपया 96 पैसा लगता है। पर जरूरतमंद चीजों को तय समय में पहुंचाने के लिए एयर कार्गो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से मदुरै में एयर कार्गो की कनेक्टिविटी को और ज्यादा बूस्ट मिलेगा। भारत के अंदर में एयरपोर्ट्स जितनी तेजी से 74 जो 11 साल पहले थे, अभी बढ़कर 164 हो गए हैं। नए एयरपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के थ्रू और हम एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ा रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो पैसेंजर्स के लिए सहूलियत और फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए सहूलियत, मदुरै को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बिल्कुल, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और व्यापार भी बढ़ेगा, और स्थानीय व्यापार जिस तरह से हम कह रहे हैं कि उसकी बढ़ोतरी के लिए सरकार जो है कई तरह के लक्ष्य भी जो तय कर रही है और कई तरह के कदम भी उठा रही है। चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ।
ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद फिर से हम आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कैबिनेट के बड़े फैसलों के और ख़ास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल जी, आपसे समझना चाहेंगे, इस बार केंद्रीय सहायता जो है वो भी बढ़ा दी गई है और जिस तरह से जल जीवन मिशन की आप बात कर रहे थे, इसमें ये आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार का जो ये लक्ष्य बढ़ाया गया है, ये कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें टारगेट किया गया है, वहाँ पर किस तरह की चुनौतियाँ हैं उनको एक्सेस किया गया है और उससे किस तरह से समाधान निकालने की कोशिश की गई है जिससे कि ये सभी तक पहुंचे? ये अभी जो सबसे बड़ा परिवर्तन हम लोगों ने किया है वो है इसके स्ट्रक्चरिंग में। अभी तक सामान्य भाषा में मैं बताऊं तो लोग ये समझते थे कि पाइपलाइन एक योजना है, पानी की टंकी एक योजना है, या सोर्स एक योजना है, या पानी का टैप एक योजना है। जबकि सोर्स से लेके पानी के टैप तक को मिलाएंगे तभी वो एक योजना पूरी होनी चाहिए। हमने इसी में परिवर्तन किया है। अब जब तक पानी के सोर्स से लेके पानी के टैप तक पूरी व्यवस्था एक साथ नजर नहीं आएगी तब तक वो योजना के रूप में आगे नहीं बढ़ सकता है। और प्रोफेसर मनोज चौधरी यहाँ पर मौजूद हैं जो गति शक्ति विश्वविद्यालय के अंतर्गत काम को देख रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अब हमने बाइजाक के माध्यम से, गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक गांव की योजनाओं को ट्रैक करना चालू किया है ताकि हमें भी मालूम रहे कि उस गांव में कहां पर पानी की टंकी है, कहां पर पाइपलाइन है, और न सिर्फ हमें मालूम रहे बल्कि हम ग्राम पंचायत में और उस गांव के प्रत्येक नागरिक को उनके मोबाइल में, उनके कंप्यूटर में ये चीजें उपलब्ध कराने जा रहे हैं, कराना प्रारंभ कर दिया है ताकि ज्यादा पारदर्शिता के साथ योजनाओं का संचालन हो सके और ग्रामीण अपने दायित्व को समझते हुए, अपनी योजनाओं को समझते हुए उस काम को आगे बढ़ा पाए। ये सबसे बड़ा परिवर्तन हम लोग इस मिशन के माध्यम से कर रहे हैं। बिल्कुल एक बड़ा परिवर्तन है। प्रोफेसर चौधरी, आपसे भी जानना चाहेंगे, ये जो डिजिटल आईडी है इसका कितना महत्व है, ये किस तरह से जो है इसे किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा? भारत के अंदर में पिछले कई समय से जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके अंतर्गत आने वाले सारे एसेट्स की जियो स्पेशियल इमेजिंग के थ्रू, GIS इमेजिंग के थ्रू हम लोग उसको डिजिटल मैपिंग करते हैं। तो आज भी जो बताया गया कि जल जीवन मिशन 2 के अंतर्गत मेन चीज है कि हम किस तरह से डिजिटल एसेट्स की मैपिंग करेंगे। जैसा कि अभी कमल जी ने भी बताया कि PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में सबसे मेन चीज है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमें बनाना है उसको टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऐसे बनाना है जिसमें हर एसेट का हमें पता हो कौन सा एसेट कहाँ पे है। तो इसके थ्रू नंबर 1, क्योंकि हमारा गोल सिर्फ, जैसा कि बताया कमल जी ने भी, कि सिर्फ पाइपलाइन बिछाना नहीं, हमारा गोल सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना नहीं, हमारा मेन गोल है कि आम नागरिक को सर्विस डिलीवरी कैसे बेस्ट से बेस्ट उपलब्ध कराए। और आज जैसे कि घोषणा की गई, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड GIS के थ्रू डिजिटल मैपिंग करके इस पूरे जल जीवन मिशन 2.0 को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा किस तरह से जल उत्सव के थ्रू, जन भागीदारी के थ्रू हम लोग इसके थ्रू आगे बढ़ेंगे। तो न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, नल से जल पहुंचाना, पर अगर हमें सस्टेनेबल जल संरक्षण के बारे में भी सोचना है तो एक जन भागीदारी और जन प्रयास और सामूहिक भागीदारी बहुत ही जरूरी हो जाती है। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी
के थ्रू बनाना और जन भागीदारी के साथ में ये सुनिश्चित करना कि हमने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उसको आम नागरिक के लिए कैसे बेस्ट सर्विस डिलीवरी वो दे पा रहा है। बिल्कुल, चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन ले लेते हैं एक और ब्रेक। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्यामल जी, आपसे समझना चाहेंगे, हम पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, जवाबदेही की बात कर रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी जो है इस हद तक इसमें लाई गई है कि कोई भी जो गांव है वहां पर काम सुनिश्चित होना तभी कि काम संपूर्ण हो गया है तभी माना जाएगा जब वहां पे जो वहां रहने वाले लोग हैं वो उसकी पुष्टि कर दें। ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। जल अर्पण इसको नाम दिया गया है। एक्चुअली क्या है, पाइप सप्लाई, पाइप टू वाटर, दो चीज है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक सर्विस है। जो पाइप ले डाउन करा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें जो क्वालिटी वाटर जो मूव करता है वो सर्विस है। तो क्वालिटी वाटर पाइप में जाके हाउस होल्ड में देना ये महत्वपूर्ण काम है एंड इनका स्टेटस बहुत है। हमारा जो ऑलमोस्ट 19 करोड़ रूरल हाउस होल्ड है, इसमें अगर रूरल हाउस होल्ड को नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये जो न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, जो न्यू स्किल्स यूज़ कर रहा है, कौन चालू करेगा, कैसे चालू करेगा, इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ये भी होना चाहिए। तो हमारा जो पंचायत है, पंचायत जो कमिटी है, जो विलेज सैनिटेशन कमिटी है, वाटर एंड सैनिटेशन कमिटी जो है, उनका जो प्रोग्राम है ये होना चाहिए दैट जो रूरल हाउस होल्ड का जो पर्टिकुलर वीमेन जो जनरेशन जो है उनका बहुत प्रोग्राम देना चाहिए। उनका ये प्रोग्राम में कितना थिंकिंग है, चल रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो ये जो involving the women folk in the committee's decision making, water decision related, water decision बिल्कुल making, काम में तेजी आएगी इससे जब हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। और बीच में जिस तरह से दिक्कतों की पहले बात की जाती थी या ये भी होता था कि अगर कहीं काम नहीं हुआ है तो अब जब वहाँ के लोग स्वयं इसकी पुष्टि कर देंगे तब इसको पूरा माना जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। प्रोफेसर चौधरी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम एयर कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी 4 लेन निर्माण परियोजना को मंजूरी दी गई है। ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बता रहा है। जब रोड कनेक्टिविटी की बात करते हैं, क्या कुछ इसका भौगोलिक और सामाजिक महत्व है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये परियोजना धार और झाबुआ जिलों के आदिवासी क्षेत्रों से भी गुजर कर जाती है। जिन क्षेत्रों से गुजर के जा रही है, एक तरफ जब हम कहते हैं जल ही जीवन है, उसी तरह हम भारत में ये भी कहते हैं कि रेलवे इज द लाइफलाइन ऑफ द कंट्री। तो रेलवे और कनेक्टिविटी जो इस समय हाईवे के क्षेत्र में हो, एयरपोर्ट के क्षेत्र में हो, जो आज के कैबिनेट डिसीजंस में भी दिखी, जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, जो ऑप्टिकल फाइबर में हो, तो ये जो कनेक्टिविटी है वो पूरे भारत को जोड़ रही है। और जब जोड़ती है तो नए नए इकोनॉमिक और सोशल प्रॉस्पेरिटी के, नए आर्थिक प्रगति के नए नए तरीके लाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है। अगर हम खड़गपुर के अंदर में आज चौथी लाइन की बात करें तो उसके थ्रू श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जुड़ रहा हो, हल्दिया जुड़ रहा हो, इधर आपने मध्य प्रदेश की जो बात करी। इसके बाद में अगर हम पिछले 18-20 महीनों में देखें कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के ऊपर में फोकस किया गया रेलवे के लिए। पिछले 18-20 महीनों में 51 नए प्रोजेक्ट, हाईवे के लिए करीबन 29 नए प्रोजेक्ट, मेट्रो के लिए 10 नए प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट के लिए नए प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो पावर के लिए नए प्रोजेक्ट्स। अगर हम पूरे के पूरे कनेक्टिविटी को देखें तो जो घोषणाएं हो रही है, और सिर्फ घोषणाएं नहीं हो रही है, अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा भी, दिल्ली मेरठ के बीच में RRTS प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया जो 2019 में शुरू हुआ।
जम्मू कश्मीर के अंदर में बारामूला प्रोजेक्ट शुरू हो गया, मिजोरम में पहली बार रेल लाइन पहुंच गई। इसका मतलब प्रोजेक्ट की घोषणा के साथ में भी उसका तेजी से इंप्लीमेंटेशन होना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। तो इसलिए पूरे भारत का आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इस समय एक ट्रांसफॉर्मेशन और रिफॉर्म की स्टेज के अंदर में आगे बढ़ रहा है। तो इसके जिन जिन इलाकों से किया जा रहा है उन इलाकों में नेचुरली लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट भी कम होगी, उसमें फ्रेट की ट्रेन भी बढ़ेगी, उसमें पैसेंजर्स के लिए भी सहूलियत होगी। आज जैसे जेवर एयरपोर्ट को फरीदाबाद से जोड़ने वाली बात भी जो घोषणा हुई, जो यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़े, जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जुड़े, तो ये सारी हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक अकेले आइसोलेटेड मैनर में नहीं बना रहे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को आपस में जोड़ रहे हैं ताकि आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा उसकी सुविधा मिल सके। बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा। और ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जब इस तरह के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ती है तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि विकास की एक नई रोशनी वहाँ पर पहुँचती है। समय हमारे पास कम है क्योंकि विषय ये विस्तृत है, काफ़ी डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम चर्चा को विराम देना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, बहुत शुक्रिया कमल जी आपका, और श्यामल सरकार जी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।